In today's class, we will start our discussion. We will start our discussion from first law of thermodynamics. Okay? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ही बात करता है। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं बेटा। So today we are going to see the first law of thermodynamics. There are three laws: first law, second law, third law. ये सारा चीज आपको पढ़ना है। So first of all, we will study first law of thermodynamics. Kinetic नहीं, but internal energy के बारे में। वो आप वर्क एनर्जी मत लगाओ यहाँ, है ना? वो लगता है बट कंफ्यूज मत हो। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो बी केयरफुल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, लॉ क्या है ये हम लोग जानेंगे, बट बिफोर गोइंग टू द लॉ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेचर समझेंगे। हाउ कैन वी चेंज, इस सवाल को समझेंगे पहले। हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हम किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला, बाय सप्लाइंग हीट और बाय टेकिंग द हीट, by supplying heat to the system or by taking the heat out of the system. हीट एनर्जी की बात मैंने किया था, एनर्जी इन ट्रांजिशन इज कॉल्ड हीट। जो एनर्जी आपका ट्रांजिशन स्टेट में होता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा होता है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा होता है, तो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट, है ना? तो हीट एनर्जी का मतलब क्या हो गया? जो इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है ना? ट्रांसफर या ट्रांजिशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो जब आपका इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस में हम हीट एनर्जी की बात करते हैं। तो बाय सप्लाइंग हीट, सप्लाइंग लिख लो, SYPPLYING, सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम और बाय टेकिंग द हीट आउट ऑफ द सिस्टम। ये बताओ, किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए और बताइए। हीट सप्लाई करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। बढ़ेगा। बिल्कुल, सोचो, सब कोई सोचो। यस सर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अपनी जगह है, वो ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, बट इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? है ना? मेरा सवाल ये है कि मैंने हीट सप्लाई किया किसी सिस्टम को। मान लो कोई एक कंटेनर में गैस है, उसको मैंने गर्म कर दिया, उसको हीट सप्लाई किया, तो गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ी जाएगी, क्योंकि हीट भी एनर्जी ही है। एनर्जी हम दे रहे हैं ना भाई, किसी को एनर्जी देंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, है ना? वो चीज है। पानी ही है, बकेट में पानी आपको, मान लो किसी भी, मान लो स्टील के जो कंटेनर है उसमें पानी रखा हुआ, आप उसको स्टोव पे चढ़ा दो, गरम करो, तो गरम करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, है ना? यस सर, हीट एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगा, सो एनर्जी विल इंक्रीज। तो एनर्जी विल इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विल इंक्रीज और सिस्टम विल इंक्रीज। तो जब आप सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी किसी को, तो एनर्जी बढ़ता है, और जब आप एनर्जी वापस ले लेते हैं
हीट एनर्जी जब बॉडी सिस्टम सराउंडिंग को सप्लाई करता है हीट एनर्जी, तो लॉस ऑफ हीट होता है, तो लॉस ऑफ हीट में एनर्जी घटता है। यानी कि आप हीट दे करके या हीट एनर्जी ले करके सिस्टम से सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड में है सर हाँ बोलो। सर हीट एनर्जी हम मतलब लेंगे कैसे? लेंगे कैसे? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना भाई। अगर हम आप ये बताओ कि जब तक कोई हीट देगा नहीं दूसरा लेगा कैसे? कोई देने वाला होना चाहिए तभी तो लेने वाला होगा, बोलो, है ना? बोलो। एक बार सर दोबारा बोलना। जब तक कोई जो है एनर्जी देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला हो सकता है? नहीं सर। कोई दे रहा होगा एनर्जी तभी तो कोई लेगा, सीधी यस सी सर। बात है। तो आप ये बताओ, जब हम सिस्टम को एनर्जी देंगे, यानी कि सिस्टम को एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो सराउंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना। यस सर। सिस्टम को एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो सराउंडिंग का एनर्जी घट रहा है। तो अगर उसी तरह से उल्टा कर दें, है ना, तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। चलो एक सेकेंड रुकना, आप लोग नोट कर लो इसको, करो नोट कर लो। हेलो, क्लास ले रहे हैं तो दे दो ना उसको, चाबी दे दो। हाँ तभी तो हटाएगा। अब आते हैं वही चाबी दे देना, आता ना टाइम नहीं, अभी क्लास में है, आधा घंटा लग जाएगा पढ़ने में। रुको आ गए। देखो तो नेक्स्ट क्या हो गया? बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम ने अगर वर्क किया सराउंडिंग पे या सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम पे, तो इन दोनों ही केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज हो सकता है। अगर आपका सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क किया है सराउंडिंग, है ना, तो एनर्जी घटेगा क्योंकि सिस्टम ने अपनी एनर्जी के एक्सपेंस पे वर्क किया होगा।
और अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा तो उससे एनर्जी जो है सिस्टम का बढ़ जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव होगा। वो तो साइन कन्वेंशन जो उसके ऊपर हिसाब वाला से पॉइंट में बोले थे इंटरनल एनर्जी के कारण बढ़ता है ना बेटा, दोनों में इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। दोनों में अच्छा। बढ़ जाएगा। या अगर घट हीट रहा है। सप्लाई कर रहे हैं internal सिस्टम energy को of the तो system. इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। जब हम वर्क करें सिस्टम पे, हाँ नहीं इस पॉइंट का पूछा था फर्स्ट हाँ, पॉइंट। और खुद सोचो ना, यस सर। है ना, बोलो। हाँ समझ गए। अगर आप सिस्टम पानी को गर्म करेंगे तो पानी की एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हीट सप्लाई करेंगे सप्लाई सिस्टम को करने तो से क्या सिस्टम होगा? बढ़ जाएगा, ये एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ना, आराम से है ना। अब यहाँ देखो, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, थर्ड पॉइंट है। नहीं इसी को चेंज में बता रहे, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो हीट का मतलब आप क्यू समझ लीजिए, क्यू से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0। हाँ, क्यू इज पॉजिटिव, तो हीट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हीट का मतलब बढ़ रहा है ना। और सेकंड, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, यस सर। है ना। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो इसका मतलब W इज वर्क, सो W इज ग्रेटर देन 0, दैट इज W इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव हीट और पॉजिटिव वर्क डन आपका सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा U पॉजिटिव हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब आपका क्या हो गया? मैं डेल्टा वर्ड अभी यहाँ पे लिखूंगा, आई विल राइट दैट डेल्टा, सो यू विल सी डेल्टा U, सॉरी, डेल्टा U विल बी ग्रेटर देन 0। नोट कर लो ये चीज, कम डू इट फास्ट। डिक्रीज में इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, डिक्रीज में आपका उल्टा हो गया, बस उसको एक समझ लो, दूसरा क्लियर है। इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करना है तो हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए दो तरीके हो गए, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के दो तरीके हो गए, एक तो हीट पॉजिटिव और W पॉजिटिव। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से, पहले यहाँ तक नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ, यहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपका डेवलप होगा। दो पॉइंट से जो हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ओरिजिनेट होता है। सो देखो यहाँ पर, इफ Q heat is given to the system and W work is done on the system, then देखो अगर हमने वर्क नहीं किया, ऐसे सोचो, अलग अलग सोचो, सिर्फ आप सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट दे दो तो इंटरनल एनर्जी Q से बढ़ जाएगा, और अगर आप W अमाउंट ऑफ वर्क कर दो सिस्टम पे तो W से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर दोनों करेंगे तो Q हीट भी दे दें और W वर्क भी कर दें तो Q प्लस W से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा Q प्लस W, है ना। हाँ ऑब्वियसली,
तो हम ग्रेटर लेस नहीं लिखने जाएंगे, बस फॉर्मूला बना लेंगे, और अगर वही अगर निगेटिव होगा तो घट जाएगा, है ना। If Q heat is given to the system and W work is done on the system, then the change in internal energy of the system is given by, क्या हो जाएगा, हाँ, the change in internal energy of the system is given by, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। कई जगह आप ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W लिखते हैं, है ना। पर बी केयरफुल, डेल्टा का मतलब यहाँ चेंज नहीं है, यहाँ पे मतलब चेंज है, लेकिन यहाँ और यहाँ चेंज नहीं होता मतलब, है ना। पर कुछ नहीं, बस हीट और मतलब ऐसे लिख दिए। लिखने का एक जैसा दिखने के लिए, है ना। तो इसी तरह से लिखिए, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसको मैं स्टेटमेंट प्रॉपर लिख देता हूँ, पहले आप नोट कर लो, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये इसके अलावा लिखने के बाद में इसमें फर्स्ट लॉ हाँ, अब मैं स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा, चलिए आप लोग इसको करिए। वही अगर Q निगेटिव होगा और W निगेटिव होगा तो डेल्टा U घट जाएगा, या फिर Q और W की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लो Q हो गया -10 जूल और W हो गया +5 जूल या +6 जूल, तो -10 + 6 क्या हो गया, -4 जूल घट जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो Q और W के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है इस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यही जो आपका जो मैंने आपको दिखाया है बॉक्स में, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, तो पहले मैंने समझा दिया, आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके स्टेटमेंट लिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्लियर है बच्चों, देख लो अच्छे से, आप इसको करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप तब तक नोट करिए।
आइए देखिए, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो इस पे। डेल्टा मतलब सर यहाँ पे ट्रांसफर का कुछ हो गया क्या? डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर है डेल्टा क्यू मतलब द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, डेल्टा एस। और डेल्टा डब्ल्यू इज एस का है, क्यू है ना, एस तो कहीं है ही नहीं, अच्छा वो क्यू है, तो तुम्हें एस कैसे लग हम रहा है? एस लिख दिए थे। क्यू है ना बेटा, यस सर, यहाँ क्यू है तो फिर वहां क्यों आएगा एस? एम एस डेल्टा टी। नहीं, वो अलग चीज है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानते हैं। So now we will know about the first law of thermodynamics. स्टेटमेंट देखेंगे। सर 1 मिनट बैक कर दोगे? ओके, लिखो जल्दी लिखो। क्या हुआ? ये एक लगा लो, नहीं नहीं, बाहर से ले आओ। क्या चीज पिल्लो हाँ पी लो या क्यूसन, दे दीजिए इसको। लो लो लो। ला रहा है, ले आओ। तो तब से भी ऐसे ही रहता है सर नॉर्मली आगे में। इसको बंद कर दो तो। हो गया है, सोचिए। यस सर। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट जो है उस पे आइए। वही पिछला वाला ही था। इफ Q heat is given to the system and W work is done on the system, then the change in internal energy of the system is equal to Q plus W. Hence, सम ऑफ हीट की सम ऑफ द गिवन हीट हाँ, एंड वर्क डन। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा लिख सकते हैं सर। वही चीज है। Hence delta U, that is final energy minus initial energy, internal energy, equal to Q plus W. डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज का मतलब, सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले यहाँ तक आप लोग कर दो। पहला पॉइंट, इंटरनल
energy of system is a state function. State function. Hence, the change in internal energy only depends on the initial and final thermodynamic state of the system. ठीक है बेटा, the change in internal energy only depends on the initial and final thermodynamic state of the system. It do not depend. It किसके लिए आ रहा है? Change in internal energy के लिए, है ना? Change in internal energy के लिए यूज कर रहे हैं. It do not depends on the process. प्रोसेस को हम पाथ भी कहते हैं. Followed by the system to bring the change from the initial state to the final state. चलो इसको कर लो जल्दी से. तो ये पहला पॉइंट आपने जाना. दूसरा पॉइंट और मजेदार है ना. अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? स्टेट फंक्शन मतलब जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ सिस्टम पे जो डिपेंड करता हो उसे आप स्टेट फंक्शन कहेंगे. पाथ पे डिपेंड ना करता हो कि प्रोसेस किस पाथ के थ्रू कैरी किया गया है ना. इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट. अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो किसी भी आप इनफाइनाइटली डिफरेंट प्रोसेस आप ले सकते हैं. इनफाइनाइटली डिफरेंट पाथ आप कंसीडर कर सकते हैं. हर एक पाथ से, हर एक प्रोसेस से आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा अगर आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट हर एक पाथ का सेम है तो, है ना. बिल्कुल जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता था वैसे ये भी है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन फॉर मैटर, है ना. इसको ध्यान रखिएगा. इज इट डन? दो मिनट. हाँ जल्दी करो बेटा. अब ये देखो Q और W की बात कर रहे हैं. Q और W पाथ फंक्शन है. अलग अलग पाथ से अलग अलग हो सकता है लेकिन इनका सम दैट इज Q प्लस W की वैल्यू स्टेट फंक्शन आ जाती है. दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना. हीट दैट इज Q एंड वर्क डन. सर वहां पे एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज हाँ स्टेट फंक्शन. इंटरनल और चेंज दोनों ही स्टेट फंक्शन है ना. Q and W, heat and work done, are path functions. Hence, their values depends खत्म. आ जाओ. Depends on the path followed by the system. पाथ का मतलब क्या हो गया? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, है ना.
followed by the system to change, to bring change from initial to final state. Initial to state. Okay beta, their values depends on the path followed by the system to bring change from initial to final state. तो Q and W are path functions, इसलिए उनका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. बट Q plus W, Q plus W is a state function. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Q plus W क्या है, डेल्टा U है, and delta U is a state function as it is equal to change in internal energy which is a state function. चलो नोट कर लो इसको. ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए बेटा. ऊपर की चीज हाँ अच्छा, ये नहीं, इस चीज को ये कहाँ ऊपर नहीं जाएगा. आएगा. सर हाँ बोलो. the internal energy of a system is a state function मतलब क्या होगा इंटरनल? अभी बता रहे हैं, पहले लिख लो पॉइंट को. पॉइंट लिखोगे तब एक्सप्लेन करेंगे. स्टेट फंक्शन का मतलब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. Do not depend on the process or path followed by the system to bring change from initial to final state. तो सर हाँ. इंटरनल एनर्जी तो जो होगा वो मतलब ये इंटरनल एनर्जी तो मैटर पे डिपेंड करता है ना, तो ये तो मैटर इनिशियल और की फाइनल बात कर, स्टेट की मतलब ही क्या हुआ? नहीं स्टेट का कैसे नहीं मतलब हुआ बेटा. 10 डिग्री 20 डिग्री सारे टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी सेम होगा. नहीं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन. तो बेटा उसी सिस्टम जो है, सिस्टम का अगर हम थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज करेंगे, मान लो गैस है आपका, पहले V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है. अब हम उसका वॉल्यूम कर दिए 2V/2, प्रेशर कर दिए 2P और टेम्परेचर कर दिए 2T. तो सब कुछ चेंज कर दिए, तो क्या सेम रह जाएगा? नहीं चेंज हो जाएगा. तो वही तो कह रहे हैं ना हमने. सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो सैंपल है वो आपका सिस्टम हो गया, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब चेंज हो सकता है ना. यस सर. तो बेटा जब आप सिस्टम को चेंज करेंगे, सिस्टम में चेंज जब लाएंगे, तो जब आप सिस्टम में चेंज लाएंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी. ओके. यस सर. हाँ. तो सिस्टम का बेटा, सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आपका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया. सिस्टम का मतलब है सिस्टम, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर ये तो स्टेट हो गए. तो आप स्टेट को तो चेंज कर सकते हैं ना. ओके. जैसे मान लो आपका 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो गया, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस इज योर सिस्टम, बट 1 मोल ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ये सब तो चेंज हो सकता है. बोलो. यस सर. तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा. गॉट इट. चलिए, लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट डिपेंड करेगा, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा. हम किस तरह से चेंज जो है क्रिएट किए हैं, सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे. जस्ट द बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चलिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो पहले एक एक पॉइंट देखो, दिमाग में बैठाओ, बहुत जरूरी है. मैं स्टेट फंक्शन की बात करूंगा, है ना. वही एक्सप्लेन करने हाँ, नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी में. मैं पूछने वाले थे. हाँ, एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज स्टेट फंक्शन. कहने का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन का मतलब वही आगे दो लाइन में एक्सप्लेन है. Hence the change in internal energy only depends on initial and final final thermodynamic state of the system.
तो स्टेट पर सिर्फ डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल स्टेट, इसलिए उसका नाम स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन अगर अलग अलग पाथ पे डिपेंड करता है कि अलग अलग पाथ के लिए चेंज अलग होगा तो वो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, जो कि वर्क पर हीट में होता है। वही लिख रहे हैं, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस दैट इज पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू ब्रिंग चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल Final स्टेट। state. यही एक्सप्लेनेशन है। हीट की बात क्या है, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, है ना, या पाथ वेरिएबल, पाथ पैरामीटर्स ऐसे कह सकते हैं। Hence their values, मतलब heat and work की values जो है depends on the path followed by the system to bring change from initial to final state. But Q plus W, तो Q plus W क्या है? What is Q plus W? यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरनल that is change in internal energy which is state function. तो Q खुद path function है, W खुद path function है, लेकिन Q plus W एक state function है as it is equal to change in internal energy which is a state function. फंक्शन। समझा? ये कह रहे हैं। चलो अच्छे से कर लो इसको नोट। हो गया सभी का? सर प्रोसेस पे डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस बेटा अलग अलग अभी दिखाएंगे। प्रोसेस बहुत तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, यस सर। है ना, कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कैसे चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। है ना। इनिशियल और इनिशियल जो है वो दो अलग अलग प्रोसेस के लिए सेम है, फाइनल भी दो अलग अलग प्रोसेस का सेम है, लेकिन इनिशियल टू फाइनल जाने के पाथ अलग है, अच्छा। प्रोसेस अलग है ना। वो चीज हो गया ये। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छा सेंटेंस, हमें सेंटेंस समझ नहीं आया। तो समझ जाओगे, है ना, ये हाँ, बड़े बड़े लोगों को नहीं आता, अभी तो आप बच्चे हैं, है ना। यस सर। लिख लिया, रटा गया वो, क्या चीज? ये एकदम पढ़े वर्ड तो टू है वर्ड। 2-3 बार। यस सर। हाँ, ये वर्ड टू वर्ड कम से कम 100 बार पढ़ो, ये वर्ड टू वर्ड याद हो जाना चाहिए। जो मैंने नोट में सेंटेंस लिखाया है समझ में तभी आएगा जब याद रहेगा ये, इसको रटो, समझा। वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? जब उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं बाद पे करता है, depend प्रोसेस नहीं पे नहीं करता, डिपेंड process करता पे। है। यस सर। अ, इनिशियल स्टेट पे depend। थर्मोडायनामिक फंक्शन और वेरिएबल is called state function. Thermodynamic function or variable is called a state function if change in the value is independent of the path process followed by the system. The change in the value of the state function only depends on the initial and final state of the system. सीधा सीधा लैंग्वेज है। फाइनल थर्मोडायनामिक स्टेट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, थर्मोडायनामिक हाँ, स्टेट की बात yes, करेंगे yes. थर्मोडायनामिक चैप्टर में, है ना। ओके, चलो अब आगे देखो, मैं इस चीज को समझाता हूँ पहले, तब लिखिएगा। देखो ध्यान देना, जैसे कि मान लो मैं पीवी डायग्राम पे दिखाऊं, ज्यादा बेटर आप समझेंगे।
पीवी डायग्राम। अब मान लो तुम्हें जाना है ए पॉइंट से, मैं एक पर्टिकुलर तरीके का ले रहा हूं। अरे भाई बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का मतलब कि ए पॉइंट का प्रेशर, क्या आ गया यार ये थोड़ा सा ये स्टाइलस में कुछ प्रॉब्लम। कंटिन्यू क्लिक यार। ए पॉइंट का प्रेशर कुछ हो गया पी ए, और वॉल्यूम हो गया वी ए। बी ए बी पॉइंट का पी बी पी तो एक तो प्रोसेस हो गया डायरेक्ट, ऐसे हम गए स्ट्रेट, है ना, कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है यहाँ, है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ऐसा प्रोसेस है। देखो बिल्कुल ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करता हुआ दिख रहा है ना। तो ऐसा प्रोसेस हो गया। तब आपको लिख सकते हो कि P विल बी इक्वल टू सम K इंटू V, वेयर K इज सम कांस्टेंट, है ना। अब आपको ये भी पता है कि PV इक्वल टू एनआरटी NRT होता है। यस सर तो P को KV लिख दोगे, आइडियल P को क्या लिख दोगे, केवी KV लिख दोगे ना। तो यानी कि केवी स्क्वायर तो K इंटू V स्क्वायर, अरे भैया K इंटू V स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन कर दोगे NRT। तो ये कांस्टेंट K तो अपना जो होगा डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से देखोगे क्या है, वो तो K निकल जाएगा ना, PA VA की वैल्यू से निकल जाएगा, PV VB की वैल्यू से निकल जाएगा, जो स्लोप होगा निकल जाएगा। K क्या हो जाएगा, K यहाँ जो है स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो स्लोप हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट में प्रेशर है, PV माइनस PA डिवाइडेड बाई VB माइनस VA। स्ट्रेट लाइन जो आप लोगों ने पढ़ा है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दैट विल बी द स्लोप। तो वो हो जाएगा जहां पे इस पॉइंट का वॉल्यूम है VB और इस पॉइंट का प्रेशर है आपका PV। तो ये हो गया PV। जो अगर आप B पॉइंट को देखो तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, है ना, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका PB VB PV, और इसका VA PA। तो वही हो गया, y में प्रेशर है तो y2 माइनस y1 PV माइनस PA बाई VB माइनस VA। दिस वन यू विल बी गेटिंग। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसी प्रोसेस को ऐसे ले जाऊं, पहले यहां से यहां जाऊं और यहां से यहां जाऊं, पहले मैं ए से किसी पॉइंट सी पे जाऊं और सी से मैं बी पे जाऊं, तो मैं ए से सी जाकर के सी से बी जाऊं, या डायरेक्टली ए टू बी ऐसे चला जाऊं, या कुछ दूसरे तरीके से मैं ए से बी चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से बी जाने पे सेम ही होगा। ये बात समझ रहे हैं, बोलिए। ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबारिक हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है ए से लेकर सी में, और सी से लेकर बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस विल बी आइसोकोरिक, है ना। और इसका कोई जनरल नाम नहीं है, ये कोई नॉर्मल प्रोसेस हो गया, आपका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका स्पेशल। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला लाइन एसी आइसोबार हो गया, आइसोबार हो गया, बिकॉज़ प्रेशर इज कांस्टेंट, दिस इज आइसोकोर हो गया, जो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। आप दो अलग अलग प्रोसेस से जा रहे हैं, या डायरेक्ट इस प्रोसेस से जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा बना करके आप यहाँ से जा रहे हैं ए से बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे प्रोसेस 1 हो, चाहे आपका प्रोसेस 2 हो, चाहे प्रोसेस 3 हो। जहाँ 3 में आपका प्रोसेस हो गया ACB, इन तीनों प्रोसेसेस में आपका जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा।
इस चीज का कोई खास मतलब नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बताया कि न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि हियर भाई क्यों परेशान कर रहा है, हियर डेल्टा u1 इक्वल टू डेल्टा u2 इक्वल टू डेल्टा u3, तीनों आपके बराबर होंगे, डेल्टा u1, डेल्टा u2 और डेल्टा u3, ये तीनों आपके जो हैं बराबर होंगे। कम ऑन डू इट बेटा, है ना, क्योंकि आप तीनों ही प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इनिशियल इज ए एंड फाइनल इज बी, ओके, जस्ट नोट इट डाउन। सो ए इज योर इनिशियल एंड बी इज योर फाइनल। इसको नोट कर लीजिए। तो इनिशियल और फाइनल तीनों प्रोसेस में सेम है, इसीलिए फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में और थर्ड प्रोसेस में आपका डेल्टा यू की वैल्यू सेम आएगी, एज डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन। हो गया, एक मिनट। कर लो, जल्दी से कर लो। हम्म? कर दिया, डायग्राम बनाइए। करो करो जल्दी से, फटाफट लिखो। नोटेड डाउन, हो गया बच्चों ये? यस सर। ले देखिए आगे बढ़िए, हाँ, नोट करो। लेकिन इन सभी प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में आपका, क्योंकि तीनों बिल्कुल ही अनसिमेट्रिकल प्रोसेस है, एक जैसा तो कुछ है नहीं, ओके। वैसे भी वर्क डन देखो तीनों में अलग है। वर्क डन मैंने पढ़ा था ना, एरिया बाउंडेड बाय द पीवी डायग्राम। यस सर सर। सर सर हाँ आपका आवाज बड़ा कट सा रहा है तो समझ नहीं अच्छा, आ आ जाएगा, डोंट वरी। अब आ रहा है? यस सर आता है फिर बीच बीच में दोबारा कट जाता कोई बात नहीं, अब क्या करें, ऑनलाइन है, नेटवर्क इशू है ना, कभी नेटवर्क ऊपर नीचे जाएगा तो हो सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये देखो, अगर मैं पहले प्रोसेस में देखूं, फर्स्ट प्रोसेस में, तो वैसे वर्क डन का जो फॉर्मूला था आपका, वो क्या होता है, यू नो, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ पीडीबी, और इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीबी जो है ये आपका वर्क डन देता है।
तो एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, तो पहले ग्राफ का एरिया अगर देखोगे तो पहले ग्राफ में आपको एरिया बस ये वाला एरिया आएगा, है ना। तो यही वर्क डन हो जाएगा आपका, इतना ही वर्क डन होगा। दूसरे ग्राफ में अगर आप एरिया देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मतलब थर्ड ग्राफ में, सॉरी ये एरिया था, सेकंड वाले में एरिया देखेंगे तो सेकंड में आपको कौन सा एरिया आएगा, देखो सेकंड में आपको ये वाला एरिया आएगा, है ना। तो ये ज्यादा एरिया हो गया क्योंकि ये ग्राफ है, ओके। दिस वन इज द ग्राफ फॉर सेकंड प्रोसेस, वर्क डन डिफरेंट हो गया। और थर्ड ग्राफ में क्या होगा, थर्ड ग्राफ में आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये एरिया आ जाएगा, तो ये वाला जो एरिया है तो फिर यहाँ पे और ज्यादा वर्क डन हो जाएगा, ये एरिया सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली बेटा एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ जो है वो आपको वर्क डन देता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही वही होता है। इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, डेफिनेट इंटीग्रल। तो एरिया से आपका जो है, ग्राफ के एरिया से आपका वर्क डन निकल सकता है। तो उसमें मैं अभी डिस्कशन करूंगा डिटेल में, ओके। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए जो आपने पढ़ रखा है अभी तक। आइए देखिए, तो यहाँ तक आप जान गए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसी तरह से आपका पाथ फंक्शन में भी आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। पाथ फंक्शन, बिकॉज इफ यू नो द स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होने पे भी उनकी वैल्यू अलग हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पाथ फंक्शन, द थर्मोडायनामिक functions for which the value of change depends on the path followed by the thermodynamic functions for which the value of change depends on the path followed by the system। पाथ का मतलब जो आपका प्रोसेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, ओके। द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, दैट इज प्रोसेस फॉलोड बाय द सिस्टम, है ना, आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शन हो जाएगा ये। तो पाथ फंक्शन के बारे में आप जान गए कि पाथ फंक्शन क्या होता है। थर्मोडायनामिक फंक्शंस फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द चेंज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम आर कॉल्ड पाथ फंक्शन, है ना। तो वो चीज है। जैसे आपका पाथ फंक्शन में आपका एग्जांपल अभी तक आप जानते हैं, हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन, बी केयरफुल, नोट कर लीजिए। वर्क में आपने देखा ही,
डन? हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करो. You do one question, then we will move ahead. If system of gas is given 130 joule of energy and during the same time 190 joule of 190 joule of work is by the system on the surrounding find the change in the energy of the system. करो इसको. चलो बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से. Write down this question and solve it and tell me the answer. लिख लिया? करो, सोचो, दिमाग लगाओ, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, बस आंसर आ जाएगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करिए और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए. यू विल गेट द आंसर. करो बेटा. On the surrounding, yeah. ध्यान रखो. करो सभी, करो इसको. सॉल्व इट. -60 joule गिवन टू द सिस्टम ऑन. हाँ ठीक है, -60 जूल आएगा, बिल्कुल सही है. समझा? -60 जूल आएगा, बिल्कुल सही है. ऑन द सराउंडिंग है तो यहाँ ऑन द सराउंडिंग है, माइनस बिल्कुल. आएगा ही. हाँ वो गिवन कर रहा है तो पॉजिटिव 130 आएगा. बिल्कुल. समझा बेटा? आंसर सॉल्यूशन देखो. -190. सोच समझ के. तो होगा -190 बेटा. थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ. लगता है नहीं याद किए हो, रिवाइज किए हो पिछले क्लास को.
और आज का क्लास भी कैसे जाएगा फिर दिमाग में? देखो, सिंस डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब यहाँ देखो, इफ अ सिस्टम हैज गिवन मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं? गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं। गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव क्यू जो है हीट गिवन टू द सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आपका 130 जूल। एंड डब्ल्यू ऑन द सराउंडिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है, तो ये हो जाएगा -190 जूल। देयरफॉर डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, तो दैट इज 130 जूल प्लस -190 जूल, सो दिस इज इक्वल टू -60 जूल, है ना? चलो देखो, कर लो इसको। यहाँ बैठो आके चुपचाप से, यहाँ मुंह बंद करके बैठो, जल्दी आओ। हो गया बेटा? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो देख लो अरमान, यस सर। चलिए सर देखिए वो ये क्लास कब तक चलेगी? मेरा नेट बार बार ग्लिच कर जा रहा है। बेटा, ये क्लास चलेगी 6 बजे तक, फिर 6:15 से एक और क्लास है आपकी। अरे सर ओके सर, पता है सर नेट ही नहीं चल रहा, बीच बीच में गायब हो जा रहा है। आप क्या नेट बोल रहे हो, थोड़ा बीच बीच में बढ़िया गलत नेट लगा दो, है ना? सर बढ़िया ही है सर, पता नहीं क्या हो गया इसके वाईफाई लगाए कनेक्शन हुए को। हो या वो यूज कर रहे हो? वाईफाई है सर, वाईफाई है, वाईफाई वाईफाई है वाले से बात करो, उसको थोड़ा धमकाओ, जी। है ना? क्योंकि हमारा गड़बड़ करता है तो कभी कभी होता है, तो कभी होता है ना ऑनलाइन में, कभी क्लास डिस्टर्ब हो गया तो नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा सा उसको डरा के रखना पड़ता है, तभी वो सही रखता है जनरली। नहीं तो अगर अक्सर यस खराब किया सर। तो मेरी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे बच्चों को मैं कराऊंगा, है ना? तो इसीलिए थोड़ा उन लोगों को बोलिए कि सही से करें। हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में अपने साइन कन्वेंशन भी देखा और जाना कि किस तरह से एनर्जी का है क्वेश्चन में। अब प्रोसेस में भी आप जानेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन निकालना, हीट निकालना, ये सब सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्क डन का तो फॉर्मूला आपने जाना है बेटा। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेज।
different types of thermodynamic processes, है ना। तो आपको क्या क्या पढ़ना है एक एक करके हम लोग जानते हैं। एक तो हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें कि हम लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रोसेसेस क्या बोले सबको? प्रोसेसेस आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेसेस क्या होता है सर? प्रोसेसेज, प्रोसेस का फुल फॉर्म प्रोसेसेस है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, थर्ड अरे थर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोबारिक आइसोथर्मल आइसोथर्मिक भी कह देते हैं, आइसोथर्मल ज्यादा सही लगता है। दोनों बोलते हैं। आइसोथर्मिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों बोलते हैं। आइसोथर्मल या आइसोथर्मिक दोनों यूज होता है। इसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ में एडियाबेटिक प्रोसेस, तो यहाँ Q इज 0, यानी कि नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट ट्रांसफर। हाँ सिस्टम एक्सचेंज चेंज सही हो गया। occurs या ट्रांसफर occurs सिस्टम एंड सराउंडिंग। और लास्ट में पढ़ते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो जनरल हो जाएगा ये। सो दिस इज जनरल प्रोसेस। ऊपर के भी सारे प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दीज आर सम जनरल प्रोसेस, यू हैव टू कीप इन माइंड these things. एक सेकंड, चलो फोन ले लो से। वो भी स्क्रीन शेयर हो जाता होगा सर। हाँ? तो अभी जैसे व्हाट्सएप पे वो भी शेयर हो जाता उसको होगा। शेयर करेंगे तब ना। व्हाइट बोर्ड भी है। चलो देखो बेटा, तो ये भी एक प्रोसेसिंग है। हाँ मतलब एक क्या, वो बहुत सारे प्रोसेस है। पॉलीट्रॉप प्रोसेस। हाँ ये कहाँ रह गया, एक दो प्रोसेस बता देंगे ना तब तक। अब म्यूजिक रिंगटोन मस्त है। किसका है? सो जाना। यार कहाँ चला गया, थोड़ा देर पहले तो था, फिर कोई गायब हो गया। हर पिक तो है वो चलो देखते हैं, नेटवर्क इशू हो सकता है।
हो गया बेटा? So general method है polytropic process. So we will be knowing about this. जनरल है ना? Isobaric, isocoric, isobaric, isothermal, adiabatic and polytropic. अब इन सभी प्रोसेस में हम लोग वर्क डन निकालेंगे, है ना? हीट देखेंगे कितना होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Internal कितना होता है, energy. ये सारी चीजें Yes, हम sir. लोग जानेंगे। वर्क है ना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो, तो ये सारे प्रोसेस है, इसमें हम लोग जानेंगे। मेनली यही तीन चीज हाँ, इसमें। तो चलो इसको हो गया। अब एक और बात जान लो यहाँ पे हीट के बारे में। इन सभी प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग हीट के बारे में जान लें, हीट एनर्जी क्या होता है वो तो हमने पढ़ा। पढ़े थे, यस सर। तो हीट, है ना, कैलकुलेशन जानेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी, है ना। अब ये यानी कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। कैलोरी मतलब कैलोरी मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये जो है आपको कैलोरीमेट्री आपका वो मतलब ब्रांच है थर्मोडायनामिक जहाँ पे आप मेजरमेंट ऑफ एनर्जी करते हैं, हीट एनर्जी, ना। कैलकुलेट करते हैं क्या कैलोरीमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ, जो भी लिख लो, थर्मोडायनामिक, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में आता है। हाँ, where we measure the transfer of heat from the system to the surrounding and vice versa is called calorimetry. Okay, law of calorimetry क्या होता है? लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत इजी है बेटा। जितना हीट एक ऑब्जेक्ट देगा उतना ही दूसरा लेगा, है ना। ओके, या सिस्टम या सराउंडिंग की बात करिए। सो द अमाउंट ऑफ हीट that is transferred from system to surrounding is equal to the amount of, इतना लंबा मत लिखो, शॉर्ट में लिख देते हैं, the अमाउंट ऑफ heat given by the system is equal to the heat gained by the surrounding and vice versa. Vice versa मतलब उल्टा भी ट्रू है ना। The heat given by the system is equal to heat gained by the surrounding and vice versa. यदि सिस्टम ने हीट दिया है सराउंडिंग को, so the heat given by the system is equal to heat gained by the surrounding and vice versa. तो अगर सिस्टम ने आपको सराउंडिंग को हीट दिया तो जितना हीट दिया उसी का आपका क्या होगा, उतना ही हीट आपको सराउंडिंग जो है वो लेगा, अच्छा, हाँ। क्योंकि जितना हीट देंगे उतना ही आपको एब्जॉर्ब करेगा, है ना।
the heat given by the system is equal to heat gained by the या taken by the surrounding and vice versa. Heat taken by the vice versa क्या हो जाएगा? Heat taken by the system is equal या to the gained heat by the surrounding sorry gained by the system is equal to heat given by the surrounding. surrounding. तो ये चीज है, जितना हीट देगा उतना हीट लेगा. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री इसको कहते हैं. हाँ, ये भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. मेट्री है ना, इसको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री भी कह सकते हो. सो नोट रखो, है ना. अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हीट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. आइसोलेटेड है तो हीट नहीं दे सकते, नहीं ले सकते हैं, तो टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, ना. द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो वो सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर हीट को जब हम डिफाइन करते हैं तो मेजरमेंट जब करते हैं तो हीट हम कैसे डिफाइन करते हैं. यहाँ पर आपका एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसको जानेंगे. As no. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, जानो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. specific heat capacity. What is a specific heat capacity? Okay, the heat energy required to raise the temperature of 1 kg. The heat energy required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin, या फिर आप कह सकते हैं 1 डिग्री 1 सेल्सियस डिग्री बोल दो, चेंज है ना, सेल्सियस degree. The heat energy required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin Celsius degree is called specific heat capacity. Okay, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में क्या हो जाएगा, देखो. अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हाँ, तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया आपको, देख लो. हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सबस्टेंस बाय 1 केल्विन. मान लो डेल्टा क्यू, अगर डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड है इस तरह से, इफ डेल्टा क्यू हीट इज needed to change the temperature of, हाँ चेंज या रेज कर लो, टेम्परेचर ऑफ m mass by delta theta, देन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S जो हो जाएगा, क्या होता है बेटा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा थीटा. m इंटू डेल्टा थीटा क्यों लेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू हीट कितने के लिए रिक्वायर्ड है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर से चेंज करने के लिए, कितने मास का, m मास से. तो पर यूनिट मास के लिए, पर केजी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा m, और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर जो होगा तो बाय डेल्टा थीटा, है ना. तो इसका मतलब डेल्टा क्यू, अरे यार, इसका मतलब डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एस डेल्टा थीटा, यानी कि क्यू विल बी, डेल्टा क्यू कहो या क्यू कह लो, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड विल बी, या एच कह सकते हो,
तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि हीट H कह लो, यू कैन कॉल हीट एज H, सो दैट इज MS डेल्टा थीटा या डेल्टा टी जो भी है, ओके। H है या डेल्टा Q है या Q है, टेम्परेचर है ना सर। हाँ डेल्टा थीटा क्या लिखा हुआ है देखो, है ना, बाई डेल्टा थीटा, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मास m बाई डेल्टा थीटा, सो डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है। कर लीजिए, इसको कंप्लीट करिए बेटा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो डीटा टी, सॉरी डेल्टा टी, डीटा डीटा टी नहीं, डेल्टा थीटा। यही बोल रहे हैं। हाँ अरे गलत बोल दिया हम। अरे मतलब फ्लो में हाँ, कोई बात नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, करो। ऐसे लैम्डा को लैम्डा वहां बोला है। हाँ। इसका सर कुछ वैल्यू होगा स्पेसिफिक का एस का? वो तो बॉडी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, मटेरियल पे given डिपेंड रहेगा करता है। हाँ गिवन होगा, या निकालना होगा, जो भी है मटेरियल के लिए अलग अलग होता है समझ ना। इफ पानी का अलग होता है, आइस का अलग होता है, वाटर वेपर का अलग होता है, दोनों सब H2O है, तीनों फॉर्म का अलग तीनों फॉर्म का भी अलग होता है। मैटर का अलग होता है, मैटर के अलग अलग फॉर्म का अलग होता है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे भी अलग होता है, लेकिन हम लोग लगभग रफली सेम मान के चलते हैं फॉर सम चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क एट नहीं नॉर्मल पड़ता। एट हाई पे तो फिर अलग होगा ना सर? जो भी है देखा जाए, नॉर्मल क्या है, सब नॉर्मल ही है। और आइस भी टेम्परेचर नॉर्मल, पे हाई टेम्परेचर पे बेटा, हाई टेम्परेचर पे वो आपको आइडियल गैस की बात हो नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, तो वाटर वेपर का तो वाटर वेपर का होगा ना, वो अलग मैटर हो गया। यस सर। चलो यहाँ तक हो गया, सर 1 मिनट। करो जल्दी से करो। कोई बात नहीं, सब कर देगा। ये क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा क्यों बना दिया, एस था ना, कहाँ से? एस था ना, ऐसे ये तो है। वो गलती से बना दिया था मैंने बाद में डेल्टा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला आपको आ गया, Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा या डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। उसी तरह से एक और हम लोग जानेंगे बस लास्ट, मोलर हीट कैपेसिटी। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, हाँ लिख लो। मोलर हीट कैपेसिटी जानो बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। हाँ नहीं, सीबी तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, वो तो एसवी भी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हाँ मोलर हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी, कांस्टेंट की बात ही नहीं कर ना अभी, वो तो बात की बात है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, हाँ अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of one mole of a substance by 1 Kelvin, or you can say सेल्सियस डिग्री 1 Celsius degree. It's called heat, is called molar heat capacity. तो वहां पर 1 kg था, यहाँ 1 मोल है, यहाँ फर्क आपको क्या पड़ जाएगा, सी का जब डेफिनेशन आप लिखोगे, सो व्हाट यू विल गेट इन द डेफिनेशन ऑफ सी, molar heat capacity will be C will be equal to delta Q by N.
n is the number of mole Yes, sir. into डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आपका डेल्टा क्यू जो हो जाएगा या क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन N सी, delta. हाँ एन सी डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा। where n is the number of moles, c is molar heat capacity and delta theta is change in temperature। Formula बेटा? निकालना। हाँ, तो ये चीज तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर अगले क्लास में जानेंगे। एच इसको कह सकते हैं एच एच कहे दो नाम हीट के एम लिए। है कि एन है सर? एन बेटा मोल को किससे रिप्रेजेंट करते एरा हैं? वो था यहाँ पर मोल है ना, सॉरी सर है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, तो m क्यों आएगा? एच लिख सकते हैं। h तो बस लिख ही इससे दो। इससे पता चल जाएगा, एन से पता चल जाएगा कि मोलर है हीट कैपेसिटी, और एस से पता चल जाएगा स्पेसिफिक। यानी कि दोनों चीज हो गया आपका। डेल्टा क्यू जो है ये हो गया mc डेल्टा थीटा या फिर ms डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का अगर काट भी दे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एनसी इक्वल टू एमएस है ना, इक्वल टू डेल्टा यानी कि n into c will be equal to एम इनटू एस। m into s मिल जाएगा ना। अब वही चीज है, दोनों रिलेट हो जाएगा, nc इक्वल टू ms। समझाया? चलो सर, एक सेकंड। हाँ बेटा, एक सेकंड सर 9 मिनट। हाँ कर लो कर लो, एक सेकंड से 2 मिनट। कोई बात नहीं। चलो नोट कर लो।